हमारा जो पहला स्टार्टअप था हमारे ग्रुप का, तो लाहौर में एक एरिया है रायगढ़ रोड, आप लोग शायद कोशिश करो जानते हो, तो वहाँ पे फैक्ट्री है फायर फैक्ट्री, जो फायर के एसीज हैं या ब्रिजेस वगैरह सारी वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। तो उसके साथ में हम लगाते हैं रेडी क्यूब्स, और हमारा पहला स्टार्टअप हुआ, तो हमें पहला कैपिटल मिला था 10,000 रुपया, 10,000 एक साथ, और उनके गोदाम पे वहाँ पे रेडी थी। तो हमारे माइंड में आया कि ऐसा कौन सा बिजनेस हो जो 10,000 से किया जाए। हम तो सही बताऊं उस वक्त भी बिजनेस माइंड में था, शुगर का है, ठीक है, ऐसा नहीं था मैं बिल्कुल जानी की थी यार हम ये करेंगे सब कुछ करेंगे, शुगर भी करो यही करेंगे। तो खैर जब अल्लाह के नाम लेके स्टार्ट किया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमने प्रॉपर्टी बेस्ड सेक्टर लाया, तो हमने कैपिटल से कवर कर दिया और हम प्रॉफिट में आ गए। तो देन उन्होंने देखा किसी क्या एरिया उसको स्क्वायर में शिफ्ट कर दो, तो उसको ई-कॉमर्स में चला जा रहा था, तो मैं ई-कॉमर्स में आ गया। ई-कॉमर्स में मुझे पहला जो क्लाइंट मिला था, तो मैंने कैनवास को पोस्ट बना के ग्रुप से शेयर कर दिया, वहाँ से क्लाइंट मिलना शुरू हुए ई-कॉमर्स में, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। जैसे यार कि ये है मार्केट, आप अच्छी चीज़ लेके सर्विसेज लेके उसे सेल कर सकते हो। हम समझते हैं एज अ बिजनेस जो बीसीज का माइंडसेट होता है, कोई जहाँ के इन्वेस्टर माइंडसेट काफी डिफरेंट होता है। तो बीसीज जो होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली कहते हैं हम एसेट्स में कंपनी इक्विटी को बाय करते हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब भी हम एग्जिट लेगा लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर किसी माइंड में ना कुछ स्टेक्स है, जिसमें पहले स्टेट में जाए कि मेरे पास सेफ इनकम होनी चाहिए, और वो बैंक की तरफ काम करते हैं कि मैं बैंक में चला रहा हूँ, अच्छा आरओई मिलेगा, सेफ्टी मिल जाएगी, और लेकिन अगर बैंक आज की रेट पास करें तो उसका माइंडसेट हमने देखा वो था रियल एस्टेट वालों का। तो रियल एस्टेट के लोग एसेट्स माइंडसेट होते हैं, या अगर प्रॉपर्टी बाय की है कुछ देर होल्ड करना चाहिए की शेयर वैल्यू की, लेकिन स्टॉक मार्केट हर बंदे के फील्ड है, वो टेक्निकल जो बंदा है सिर्फ वही उसको पसंद कर सकते हैं, या भी आप किसी ब्रोकर के साथ रहने काम करना होता है। तो लेकिन जब हम आरओई कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमने आरओई कैलकुलेट बेसिक के मुताबिक यहाँ पे मामला खराब है, तो उस तरह के आरओई नहीं आते जिसमें कमी देते। और दूसरा यहाँ पे फिर मेन इशू आता है, जब भी हम देखें तो पाकिस्तान में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, आपकी सैलरी साथ और फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर होते हैं। तो यू नो हम एज अ इन्वेस्टर और उसके साथ सेकंड हमारा मेरा पर्सनल करता हूँ, मेरा होता है कि उस बिजनेस के अंदर आपका कैश फ्लो होना चाहिए। अच्छा लोग कहते हैं मुझे प्रॉफिट तो देख रहे हैं, मैं प्रॉफिट नहीं देखता, मैं हमेशा कैश। तो दूसरा एलिमेंट हमने देखा, तीसरा मैं बोल करता हूँ पॉलिसी। अगर कंपनी सब देखेगा मेरा उसके कंट्रोल तो सबसे ज़्यादा लेकिन मेरा उसके कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो मेरा कंट्रोल रहता है तो इतना कंट्रोल होगा बिजनेस के अंदर, और वहाँ पे आरओई आ रही है, ठीक है, तो वो प्लस भी आ रही है माइनस भी आ रही है, सेपरेट डिस्कशन। तरह हमने फिर अपने बिजनेस मॉडल पे तय करना शुरू करने को वाइला हम भी किस तरह का बिजनेस मॉडल लॉन्च करें कि जिसमें अगर कोई बंदा हमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी इस तरह के एलिमेंट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, हम खुद अपने लिए भी आते हैं कि यार ये करें, वो हमारा है डी क्लस्टर, ठीक है। दिस इज बिगर एआई, ये इंशाल्लाह हमारा एक नया एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता ही कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एक हाई रेट हो चुकी है, और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। हमारा पूरा एक पैकेज पे आ रहा है, पूरा सर इंजन बना रहे हैं डी के नाम से, होपफुली इंशाल्लाह दिसंबर तक हमारा एमवीपी लॉन्च हो जाएगा। सेकंड हमारा है ओनरशिप मार्क, ये हमारा यूके बेस्ड स्टार्टअप था। तीसरा पे है यहाँ पे फोकस दिस वन। अच्छा आप लोग में से ई-कॉमर्स से कितने लोग फैमिलियर हैं, कितने लोगों ने ई-कॉमर्स से काम किया हुआ है, Amazon के बारे में या ब्रांड्स के बारे में कोई आइडिया हो? अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह यहाँ पे आप देखते हैं कि एक दुकान है, वो दुकान 2 साल से रन हो रही है और उस दुकान पे रेवेन्यू है, तो आप अपनी चली हुई दुकान इसको सेल कर सकते हैं, इसमें वैल्यू बढ़ जाती है, 2 साल की वैल्यू होती है, तो देखने के बाद आपकी दुकान की वैल्यू बढ़ती है, सेल हो जाती है। सेम इसी तरह जो आपके ई-कॉमर्स स्टोर होते हैं, जो डिजिटल ब्रांड होते हैं, वो भी सेल होते हैं। जिस तरह एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है फायर रीपर के नाम से, आप सर्च करें गूगल पे आपको मिल जाएगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो एनुअल टर्नओवर होता है, सिर्फ क्या है लोकल ब्रांड्स के अंदर। किसी की सड़कों की दूसरा बात जो हो चुकी है। अच्छा इससे अगले जो हमारा स्टार्टअप है वो है कार्डजा के नाम।
अब कार्ड का भी एमबीपी है, होपफुली वो भी हम अपने करेंगे डिलीवरी के इंशाल्लाह हम उसको भी एमबीपी लॉन्च करेंगे। अच्छा, कार्ड का थोड़ी सी आपको डायरेक्शन बता दूं, आपने दराज जो सुना हुआ सामने पाकिस्तान में आप देखो 5.6 बिलियन डॉलर की मार्केट है पाकिस्तान की ई-कॉमर्स की, और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दराज। अब दराज में ये है कि आप बायर पुश कैसे बायर से पूछेंगे उसकी अपने शिकवे हैं, अब सेलर से पूछोगे उसकी अपनी कैटेगरी। दूसरा हमारे पास आगे डिगअप एआई, और तीसरा हमारी फैमिली गिटअप ऑफ आरडी के अंदर यूडी ये भी कह सकते हैं हम लोग करें। तो खैर ये हमारे मेन है। अब वी हैव टू ऑप्शन यानी कि अब जाहिर बात है ये मेरे स्टार्टअप्स हैं, ये कुछ तो टीम्स काम कर रही हैं। अब जो बंदा हमारे साथ इस बिजनेस मॉडल में रहने वाला तो हमने एक विन विन सिचुएशन मॉडल यहाँ पे रखा कि यार जो बंदा हटे ये ओनरशिप उसको देखिए ट्रांसपेरेंसी ये तीन चीजें मेरे सामने हो तो क्या क्या इस तरह बहुत रेडी हो जी एवरेज हमने वैल्यूएशन रखी 1 लाख डॉलर ये प्रॉफिट का मल्टीपल करके 25 अगर आप 5 टोटल में देखिए हमने 30 से 40 के दरमियान इस प्रॉफिट में हमने मिनिमम को मल्टीपल था 25 का इसकी जो मोबाइल एनालिसिस करता है डाटा देखिएगा डाटा की डिस्क्रिप्शन देगा। मैं इसका अपोजिट मैं हमेशा लोगों ने कहा ये अंदर पाकिस्तान में कोई भी बड़ी चीज नहीं है कि किस तरह हिस्ट्री में जाने के लिए हमारी हमारा एक Amazon बेस्ड अकाउंट है। मैं आपको एक एक्टिव अकाउंट का डेमो बता रहा हूं जो हम अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे होते हैं, और इसका हरगिज मतलब यही नहीं है कि आपने जब भी पेंटा स्पॉट के पास आना है तो आपने चेक करना है, आपने किसी भी ई कॉमर्स एजेंसी के पास जाना है, मेरे मुताबिक जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं आपने लाजमी चेक करने हैं, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन की मार्केट है। अगर आप देखें तो $1 ट्रिलियन की मार्केट है अमेज़न की। तो अमेज़न तो अगर मैं 2021 की स्टैट देखूं और आज की स्टैट देखूं तो ग्रो कर रहा है, और अमेज़न पैसे कमाता है हमेशा सेलर से, वो कस्टमर से पैसे नहीं कमा रहा। तो इसका मतलब है कि अगर सेलर ऑफिशियल एसओपीज को फॉलो करे और जो अमेज़न के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। अच्छा, ये अकाउंट हमने तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट किया था, मिड ऑफ 2024 जुलाई में, ऑलमोस्ट अभी तक आई थिंक 13-14 महीने हो चुके होंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि 10 जुलाई 2024 से लेके 3 डेट तक इसका टोटल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 168,000 पाउंड्स के पास जा चुका है। ठीक है। अच्छा, इसमें हार्डली वही जो मैं डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूं 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं वही रन हो रही हैं, बाकी आप खुद ही इसे देखिए। ठीक है, एवरेज जो सेल्स है जो ऑर्डर हमें आए थे वो सब निकल जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि 168 जो 1,68,000 के पास जो पाउंड के पास हमारा जो बिजनेस था उसमें अगर उसकी बात करें उसमें हमारी मार्केटिंग अभी तक जीरो रही है, पीपीसी जिससे हम कहते हैं। तो मार्केटिंग बजट मेरा जीरो है, 1 लाख चले हम 70,000 रोड फिगर कर लेते हैं, पाउंड ऑलमोस्ट 13 महीनों या 14 महीनों की सेलिंग हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे मार्जिन क्या है। ये तो होगी हमारी सेल्स, जो आप इसे रेवेन्यू कह सकते हैं। तो व्हाई नॉट एक इसका ना मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं यार इसमें बचत क्या आती है, या जो प्रोडक्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये टोटली ऑटोमेशन के हैं, इसे कहते हैं फुलफिल बाय अमेज़न। अब ये प्रोडक्ट हमारी साइड पे हो रही है तकरीबन 30 पाउंड की जो सेलिंग प्राइस है। अच्छा, हमारी जितनी भी आप कह रहे हैं कि लाइक जो बाइक है वो फ्रॉम अलीबाबा से होती है ऑफिशियली, कि हम कितने की बाइक कर रहे हैं कितने की सेल कर रहे हैं, तो अलीबाबा का ऑफिशियल अकाउंट होता है, वहां पे अलीबाबा का यहाँ पे ऑफिशियल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो पाउंड में कन्वर्ट करने के बाद करीबन 2.5 पाउंड के पास 2.5 पाउंड कॉस्ट ऑफ गुड्स है, सेलिंग प्राइस 20 पाउंड। अब इसमें आपने अमेज़न से हम काम कर रहे हैं उसका नाम ही डिफरेंट रखना है। ये नाम सेम ब्रांड हो, जो जो आप डॉक्टर ब्रांडिंग का सर्फ एक्सेल और कोलगेट से पेरेंट कंपनी दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की जो ब्रांडिंग है वो डिफरेंट होती है। इसको सामने रखते हुए कि मिनिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज करने के लिए दोनों की ब्रांडिंग सेपरेट हो गई। तो खैर सेम इसी सिस्टम को हमने फॉलो करके अपना ये एलिमेंट, और क्या वो कंपनी के अंदर उसी तरह ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिससे वहां के यूके रेजिडेंट होता है वैसे कर पाता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जाके आपके सामने यूके गवर्नमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो गवर्नमेंट पोर्टल है। आपको इतना पता मुझे महीने के कितने परसेंट आना है, क्योंकि 3 महीने आना उसके बाद वो बंदे ने आपको मिलना है आपको शुरू करना क्या है कि जिस तरह आपको मैंने बताया कि एक कंपनी है उसके पास 40 बंदे हैं, बट यहाँ पे एक जो कंपनी है उसके पास सिर्फ 2 ही बंदे हैं, एक है पेंटा स्क्वाड, दूसरा बी पार्टी। अब बी पार्टनर जो हमारे पास मौजूद है, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया और अभी हम कहाँ तक गए, और अगर आपको ईमानदारी से बताऊँ कि प्रोजेक्ट्स हमारे आएंगे मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब करेंगे, जिससे मैंने बताया कि डिगअप एआई
उसकी टीम के पास तकरीबन कोई हेड ऑफ वो डिपार्टमेंट था, 12-13 लड़के थे उसके पास। बट सारा पोर्टफोलियो अपना रियल एस्टेट के अंदर इंजेक्ट कर देना, किसी का नुकसान हो, मैं दुआ करता हूँ। रहे हैं और चाइना के ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे हैं, तो ये वाला मॉडल भी तो एट स्टेक है। आप देखेंगे हमारे जितने भी कॉम क्लस्टर के अकाउंट्स हैं सारे के सारे यूके बेस्ड हैं। दूसरी बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपने जो क्वेश्चन किया कि यूएसए वाले टैरिफ लगा चुका है तो उससे भी काफ़ी सारे बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं। जी बिल्कुल हुए हैं, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसका काउंटर निकाला हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, वो पहले वहाँ से स्टॉक दुबई मंगवा लेते हैं और दुबई से स्टॉक सारा वहाँ पे मंगवा रहे हैं। तो लोगों ने उससे टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, प्लस कुछ ना कुछ आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लोगों ने मैनेज किया वो अपना बिजनेस। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप ये याद रखिएगा, आप अमेरिकन जो वहाँ के डिप्लोमेट्स जो पॉलिसीज मेकिंग वाले लोग हैं उनको भी आइडिया है कि अमेरिका भी सर्वाइव नहीं कर सकता है चाइना के बगैर। चाइना अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं भेजेगा तो बेचेंगे क्या? वो कह रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाओ, वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे तो गोरे के अंदर वो वाला एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे श्रीलंका अपना पाकिस्तान में इंडियन में लेबर्स वाले काम करते हैं, वो वाइट कलर वाले काम, उनसे काम नहीं है उन्हें। और दूसरा यहाँ पे उनको जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं मिल सकती। ये आइडिया अमेरिका को भी है और वो इस चीज़ को वापस ले लेगा। अभी इनकी ये जो ट्वीट पे वार चलती है ना कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, काउंटर कर रहे हैं, ये मार्केट को मेरे ख्याल से, अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई इस मार्केट का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना छोटा मोटा जो एनालिसिस है कि ये मैनिपुलेट किया जा रहा है बेसिकली। जो बड़े बड़े टॉप के जो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस के अंदर भी पैसा बना रहे हैं, बट जो दरमियानी लेवल का है, उससे लोअर लेवल का, वो बेचारा क्रैश होता है। आप अपना पोर्टल दिखा रहे थे जो इन्वेस्टर देख सकता है यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस, वो ओनरशिप मार्क के लिए जी, जो हमारा एक प्रोडक्ट है ओनरशिप मार्क, उसकी वेबसाइट ओपन कर देता हूँ आपके सामने। एक पोर्टल आप कह रहे थे जिसके अंदर तमाम प्लेटफॉर्म जो भी होल्डिंग कंपनीज है उसकी अमेज़न से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं या अलीबाबा के जो ऑर्डर्स है उसको व्यू कर सकता है, रिपोर्ट्स व्यू कर सकता है। इन्वेस्टर कैसे देखेगा? अमेज़न के अकाउंट एक्टिविटी के बाद तो यहाँ पे आई थिंक चीज़ें मिक्स हो रही हैं। एक तो मैंने कहा था कि जो हमारा अकाउंट बनेगा ना, बेसिकली मिसाल के तौर पर मेरी और अपनी पार्टनरशिप होती है, वो जो अमेज़न अकाउंट बनेगा वो अकाउंट आपके नाम का बनेगा। वो जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उस कंपनी का एक फ्रंट मैन तो होगा ना। लेट्स सपोज मैं और आप दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, मैं कहता हूँ यार कि आप एज अ फ्रंट मैन लीड करेंगे, अमेज़न पे जो अकाउंट बनेगा उस पर जो ऑफिशियल डिटेल्स आएंगी, एक तो कंपनी डिटेल्स तो आ गई हैं, हम अमेज़न को एक्सेस खुद कर रहे होंगे। एग्जैक्टली जिस तरह मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, अमेज़न का पूरा पोर्टल आपके पास एक्सेस होगी, आपके पास अलीबाबा की एक्सेस होगी, इवन के इस कंपनी का जो बैंक अकाउंट होगा उसकी एक्सेस भी आपके पास हो रही होगी कि अलीबाबा से कितनी की बाई हो रही है, अमेज़न पे कितने की सेल हो रही है और डिपॉजिट्स हमें क्या आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा पोर्टल तो हमने ओपन किया हुआ है। इसी की मैं बात कर रहे थे कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपकी डिस्कशन तो रहती नहीं है फिर, क्योंकि जो बी पार्टनर उसके सामने डेली की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो दुनिया में कहीं भी बैठा उसे लैपटॉप ओपन करना, दिखना आज क्या सेल्स है क्या नहीं है। कि अंपायर फ्लिपर्स आपका कंपेरेटर किस तरह बन गया, वो जो एक 42 का मल्टीपल था। तो बेसिकली जो मैं स्टोर को लेके मैंने कंप्यूटर के बात नहीं की थी, मैंने प्लेटफॉर्म को लेके बात की थी। मैंने कहा था कि ये जो रोफस्ट है दिस वन, ये जो पाकिस्तानी बेस्ड है स्टार्टअप, ये भी हमारा अपना है और हम भी सेम यही काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहने का मकसद था वो ये था कि मैं आपको इसकी रिपोर्ट नहीं बता रहा, इसका मल्टीपल नहीं बता रहा। हमारे जैसा जो यूएसए बेस्ड एस्टेब्लिश्ड कंपनी है ना, एस्टेब्लिश्ड जो कंपनी है, मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह का मल्टीपल यहाँ पे यूज़ कर रही है। तो ये वाला जो कंपेटिटर का मैंने आपको ऑप्शन बताया था, जब आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा कार्जा है, जो मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरे मार्केट में मेरा जो कंपेटिटर है उसमें दराज है, क्योंकि एक ही आपके सामने प्लेयर है जो $5.6 बिलियन की इंडस्ट्री को प्ले कर रहा है, और उसके अलावा कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म अभी तक आया नहीं। अगर आया तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा या अभी सर्वाइविंग मूड के अंदर है। 2-3 ग्रोसरीज वाले स्टार्टअप ओपन हुए हैं जिन्होंने आई थिंक फंडिंग में रेस किया, बट प्रॉपर हर लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहा स्टार्टअप अभी तक इस तरह का कोई भी नहीं है। तो इस तरह के आप कहते हो कि ये मेरे कंपेटिटर्स हैं, इनके साथ मैंने मुकाबला करना है। अगर मुझे दराज के सामने आना है तो मुझे भी दराज की वैल्यू के साथ नहीं आना। मैंने उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखे जहाँ जहाँ पे बायर सेलर्स को मसले आ रहे हैं, मैंने वो वैल्यू एडिशन करके उसके सामने अपने आप को लॉन्च करना है। अब आप इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जब अपने आप को लॉन्च करते हो, और स्पेशली आज के टाइम के अंदर जहाँ पे टेक 2 दिन के अंदर बन जाती है, आगे मैं कोई वैल्यू एडिशन करके आऊँगा तो जाहिर बात मैं टेक को यूज़ करूँगा। तो टेक जितनी एडवांस हो चुकी है, 4थे दिन आप भी कर सकते हो। तो मुझे कितनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के साथ आना है और इतनी स्ट्रॉन्ग फंडिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस के साथ आना है कि पहले 3, 4 या 6 महीने के अंदर मैक्सिमम ऑडियंस को कैप्चर कर लो। ठीक है, आपने अगर जो इंडिया का स्टार्टअप था बोट एक्सेसरीज का, किसने देखा होगा, आप सिर्फ उसकी मार्केटिंग सेंस को देखें। हैंड फ्री तो कोई भी बेच सकता है, हेडफोन बेचता है वो बंदा,
यूनिकॉर्न बना बैठा है। एक बंदा हेडफोन बेच के उस मार्केट के अंदर एप्पल था। अब वो कहता है कि एप्पल मेरा जब उसने लॉन्च किया एप्पल के सामने बैठा था, सैमसंग कंपनी सामने थी, लेकिन आज इंडिया के अंदर वो बंदा इन दोनों को मात दे चुका है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, मार्केटिंग सेंस की वजह से। उसके पास मार्केटिंग सेंस बहुत अच्छी थी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवा रहा था स्टार्ट में, अभी उन्होंने अपना यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया। आई थिंक जब इनिशियली मैंने इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो उसके अंदर मुझे एक सेंस नजर आई थी बस, एक तो फाउंडर स्पार्क था जो मैंने इनिशियली बताया पोर्शन वाले बंदे में। दूसरा क्या था उसकी मार्केटिंग सेंस, उसकी मार्केटिंग सेंस बहुत अच्छी थी। उसने वो वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा था जो कि जेन जी यूज़ कर रही थी, जेन जी के एलिमेंट से, जो कि 18 से 30 साल के आप कह लें कि उस वक्त जो एज के बच्चे आ रहे थे। और उसने उस जनरेशन जो लोग फॉलो कर रहे थे ना मिसाल के तौर पे उनका विराट कोहली था, उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। जो नए नए इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे उसने उनको अडॉप्ट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसने सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन की तरफ वो गया ही नहीं। उसको पता ये इसको देखने वाले तो ऑडियंस मेरी है ही नहीं, तो जेन ज़ी देखने वाले हैं। वो इतने बड़े मार्केटिंग बजट के साथ आके उसने कंजप्शन वहाँ पे एक्सपेंस किया सारा। तो खैर मैं उन पॉइंट को सामने रख के कह रहा था कि ये हमारे कंपेटिटर्स हैं, जैसे डॉफर्स का अंपायर फ्लिपर्स है, कार्जर का दराज है, ये मेरे स्टार्टअप हैं जिनको फीड करने के लिए मैं अपने एसेट्स को सेल कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से मेरे पास जो आएगा पेरेंट कंपनी के पास सेल करने के बाद बिजनेस को, तो मैं अपने स्टार्टअप के खुद पैसे लगाऊं, ना कि किसी वीसी को इस फेज में एडअप करूं। क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी अपने फेज में या होल्डिंग कंपनी के अंदर कोई मेन वीसी टच किया ही नहीं आज तक। अमन गुप्ता की आपने एग्जाम्पल दी, बोट की आपने एग्जाम्पल दी, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बड़ी अच्छी है कि वो जेन जी के जो आइकन्स थे उनको सामने लेकर आया। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड। आपका जो कार्डजार ये दूसरा जो आपने एआई का ब्रांड आप बना रहे हैं, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आप उनके आइकन्स लेकर आ जाएं अगर आप उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कॉपी करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कॉपी नहीं करना चाह रहा। मैंने नहीं, आई मीन आप आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपको लगता है कि ये बेहतर तरीका है मार्केटिंग करने का। मेरा सवाल है कि हम सब की ज़रूरत इसमें कहाँ पे पड़ रही है, और हम जेन जी पब्लिक फिगर्स नहीं हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब आपकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि मैं ई-कॉम क्लस्टर जो है ना इसकी इक्विटी को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, एक रनिंग बिजनेस है, उसकी इक्विटी सेल होगी, आपने गुडविल पे की और एक सेटअप बिजनेस की इक्विटी आपने ले ली मुझसे। अब वो जो गुडविल आपने पे की है वो बेसिकली पे कर दिया अपने पेंटा स्क्वाड को। पेंटा स्क्वाड की कहती है यार कि इसमें इस कुछ पोर्शन में कार्जा पे लगाऊंगा, कुछ पोर्शन में डिगा पे लगाता हूँ। यहाँ पे जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको अच्छा आरओआई चाहिए, कि अच्छा बिजनेस चाहिए था मिनिमम रिस्क वाला, वो वहाँ पे इंजॉय कर रहा है। पेंटा स्क्वाड ने स्ट्रगल करके अपना एसेट डिल्यूट किया है, उसमें जो उसने गुडविल ली है वहाँ उस बी पार्टनर से, वो उसको यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहा है, फीड कर रहा है। आप डायरेक्टली अपने स्टार्टअप्स के लिए क्यों नहीं फंडिंग ले लेते इंडिविजुअली? नो, स्टार्टअप के लिए कभी भी नहीं। रीजन क्या है? ये देखिए स्टार्टअप, देखिए अगर मैं इस स्टेज पे जाता हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अभी ना इस लैपटॉप के अंदर चीज़ें भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ डिगअप की बात करूँ, डिगअप की मैंने थर्ड पार्टी से अभी सिर्फ आइडिया बेस्ड पे है और मेरा एमवीपी रेडी हो रहा है। $15 मिलियन उन्होंने मुझे बना के दिया है। ठीक है, आज की डेट में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं करना ये। ठीक है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो फाउंडर्स उनकी मिस्टेक ये होती है कि इनिशियल लेवल फंडिंग ले लेते हैं। लेकिन जब तक आप फंडिंग लेके ही आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन उस तरीके से काउंट नहीं होती। जैसे आप नहीं, एग्जैक्टली देखिए स्टार्टअप की वैल्यूएशन दो बेस पे होती है। एक तो आपके पास आइडिया बेस है, आप कहते हैं कि मैंने ना ये करना, मेरी ये 5 साल की प्रोफाइल है, मैं वेब का बच्चा हूँ, मैं वेब का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। अब ये सारी फ्यूचर की बात हो रही है, मैंने सिर्फ आपकी प्रोफाइल देखनी है, आपकी पिच डेक को देखना है। मुझे समझ में आया, मैं कहूँगा यार कि ठीक है तेरे स्टार्टअप की वैल्यूएशन है ₹100, और तू कहता है मैं 10% डिल्यूट करना चाह रहा हूँ तो ₹10 मैं आप कैपिटल लगा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा सेम कैटेगरी का बंदा आता है, वो कहता है कि जो बंदा आइडिया आपको पेश कर रहा है ना, मैं टेस्टिंग के तौर पे मॉडल आपके सामने रखता हूँ, जो मैं कर चुका हूँ, और मेरे इस स्टार्टअप पे जो सेल्स हुई ना अभी तक, मेरी ₹50 की सेल भी हो चुकी है। तो एज अ इन्वेस्टर मेरा कॉन्फिडेंस इस बंदे पे ज़्यादा आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा रिस्क कम है। अब ये मुझे कहेगा सर जी आपका रिस्क कम है, तो वो जो ₹100 की वैल्यूएशन थी ना वो यहाँ पे 150 की वैल्यूएशन होगी। तो एज अ वीसी मैंने अपने आप को सिक्योर करना अपने कैपिटल को, तो मैं चाहूँगा मैक्सिमम डाटा कहाँ पे मौजूद है। अगर वो दूसरा मतलब फंडिंग रेज नहीं कर रहा तो उसकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन नहीं लग रही, जब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं लगेगी उसका गेम नहीं बनेगा मार्केट में। अगर वो अपनी सेल को लेके चला जाएगा, ₹1,00,000 तक लेकर चला जाएगा, 2 लाख तक, 5 लाख तक ले चलेगा उसकी सेल, उसका प्रॉफिट भी अच्छा है। जब तक किसी इन्वेस्टर ने उसके साथ इन्वेस्ट करके उसको एक वैल्यू नहीं दी है, और जब तक किसी वीसी ने इन्वेस्ट करके उसके साथ एक उसकी वैल्यूएशन सेट नहीं की है, तो तब तक उसका मार्केट में उस तरीके से गेम नहीं है। अच्छा, ये टोटली डिपेंड ऑन द फाउंडर्स कि वो अपने स्टार्टअप को और नेचर का स्टार्टअप क्या है। जिससे मैं बात करूँ डिगअप एआई, तो मुझे पता ही है कि मेरे लिए इसका जो बंदा बैठा ना वो पाकिस्तान में नहीं है,
इसलिए जो बंदा बैठा है वो गल्फ के अंदर बैठा है, सऊदी में बैठा हुआ है, क्योंकि आप लास्ट ईयर की जितनी फंडिंग रेज राउंड देखते हो आपको मोस्टली पीछे सऊदी में मिलेंगे। सऊदी पीछे बैठा हुआ जो AE के सारे प्रोजेक्ट्स को उठा रहा है। तो मुझे पता है कि मैंने जब उस VC के पास जाना है, मेरे पास ऐसा कौन सा डाटा या मेरे पास ऐसी कौन सा फेज होना चाहिए कि मैं नेक टू नेक उससे बात करूँ। ठीक है, मैं नेक टू नेक उससे बात कराऊंगा, मुझे अपनी एक चीज़ को मेंटेन रख के उससे बात करनी है, और तब तक किसी भी तरह किसी भी सूरत हाल के अंदर मुझे इंटरनली अपने ऑर्गन्स को भी सेल करके ना इनको फीड करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी जैसे पेंटा स्क्वाड है, इसमें 2-3 कंपनी में देख रहा हूँ, और आपने कहा कि ऑल कंपनीज आर इन प्रॉफिट्स, सो व्हाई यू आर जनरेटिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स? आप अपनी कंपनीज के प्रॉफिट्स को बहुत एग्जैक्टली हम जो एसेट सेल कर रहे हैं अपना, उससे आपका क्या होगा, आपका कैश फ्लो एकदम हाई लेवल का आता है आपका। मैं अपने इनिशियली डिस्कशन में मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरा ज़्यादा बिलीव होता है कैश फ्लो पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इनोवा को मैंने स्टार्ट किया था एक छोटे से काम के साथ। इनोवा का जो प्रॉफिट आता है मैं सिर्फ 3 या 4 मैक्सिमम 6 महीने का रिजर्व रखता हूँ, बाकी मैं सारा का सारा R&D में लगा रहा हूँ। अगली प्रोडक्ट फाइंड करो, अगली सर्विस प्रोवाइड करो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास जैसे ऑलरेडी 3 कंपनी चल रही हैं, सो व्हाई नॉट, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो एक ही है। या आप उन कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं उनको जो रिजर्व आप रख रहे हैं उन कंपनीज के लिए, वो अपने नए स्टार्टअप्स में फंडिंग को इंजेक्ट कर दें। वाई इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? नहीं, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व कर नहीं रहा, मैं तो इसकी इक्विटी एसेट बेच रहे हैं ना, ये ऑलरेडी आपकी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, या इसका प्रॉफिट आपने हमें दिखाया है कि जो आप प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हैं, सो वहाँ पे आप जो पैसा बना रहे हैं। स्पीड ब्रो, मैं इस आईडी समझ गया हूँ। आप कह रहे हो जो पैसा आपके पास बन रहा है मिसाल के तौर पे $20,000 बनता है। लेट्स सपोज हम एक केस बनाते हैं कि यार चलो $20,000 या $30,000 बनता है मेरे पास, और मैं देखता हूँ कि मेरा ये स्टार्टअप है या ये मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट अगर मैं ये वाले बिजनेस निकाल के प्रॉफिट निकालता हूँ उधर डालता हूँ और 20,000 पर मैं डालता हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी। और सेम अगर मैं अपने जान मार के अपनी इक्विटी सेल कर दूँ आधी और उससे जो कैश फ्लो आता है उससे मेरी स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली जो मैं एसेट्स को सेल करने की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे कैश फ्लो आप कह लें कि मेरे पास 9x 10x आ जाता है, जिससे मुझे पता है मेरी स्पीड तेज़ हो जाएगी। मेरे पीछे R&D टीम को ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम स्लो हो रहे हैं, क्योंकि जो डोमेन मेरी ही एज अ CEO मैंने वो पूरी करनी है, जो जस्ट मुझे डिजायर्ड उन सब उन्होंने पूरे करने हैं। तो हम भी ये चीज़ें चाहिए, ये वाले सर्वे चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। और मुझे पता है कि आज एज अ R&D ये पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर चीज़ कामयाबी हो, आपकी डूब भी सकती है ना। तो एटलीस्ट जब मैंने अपना एसेट सेल किया होगा ना, अपना पैसा होगा, तो मैं किसी को आंसरेबल भी नहीं होगा फिर। अच्छा, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। अब फॉर एग्जांपल सब कुछ हो जाता है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेच्योर, हमने एक डील करनी है, तो मेरे पास लीगल पाकिस्तान के हिसाब से क्या लीगल एक हमारी अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एक है वो कहाँ तक, वो उसकी क्या आपके प्रोसेस होता है कि मैं अगर आपको कोई फ़ंड दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है कि मैं आपको कल को कोर्ट में खुदा न खास्ता कोई इशू होता है मैं आपको चैलेंज कर सकूँ। मैं ना मेरे कुछ साथ थे बिज़नेस के अंदर, उन्होंने मुझे एक दफ़ा चीज़ समझाई थी। कहते बेटा जब तूने ना पाकिस्तान में पार्टनरशिप करनी है, कहीं भी पार्टनरशिप करनी है, और इसके बगैर तेरा बिजनेस ग्रो भी नहीं होगा। अगर तो जो तेरे माइंड में आ रहा है कि मैंने एक्सपेंशन करनी है, ग्लोबल लेवल पे जाना है, बट एवर जो एक जब 4-5 साल पहले एनर्जी लेवल हमारा था पीक पे कि हम 19 घंटे भी हमने जाके काम किया हुआ है, कह रहे कि सोना नहीं है हमने पास, हर एक कंपनी की केस स्टडी करी कैसे बन गई। आपने पार्टनरशिप वाले मॉडल को कभी नहीं छोड़ना। कंपनी ग्रो ही इसी बेस पे होती है। आप दुनिया कंपनी निकाल के देख लो, आपने USA वाले साइड का वहाँ यूरोपियन कंपनी निकाल लोगे, वो बंदे को पार्टनरशिप की बेस पे ऊपर गए हैं। वहाँ पे बहुत ही रेयर केस के अंदर आपको सिंगल कंपनी मिल जाएगी जिसका एक ही ओनर है और वो हाई लेवल की यूनिकॉर्न बन चुकी हो, बहुत रेयर केस के अंदर मिलेगा आपको, वरना पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी से आपको मिलेंगी। दूसरे कहते हैं जब पार्टनरशिप होती है ना, उस बिजनेस के ना फ्लॉज के एक ही रूल है, या A पार्टनर है या B पार्टनर। जिस दिन दोनों में से एक बंदे की नीयत ख़राब होगी ना, जितना मर्जी अच्छा बिजनेस हो वो ठूस हो जाएगा। तो खैर अभी मैं उनके सवाल का जवाब दे दूँ। उन्होंने जो लीगल डॉक्यूमेंट से ड्राफ्ट की बात की है, अच्छा इनिशियली पाकिस्तान में हमारा क्या होता है कि जो बैंक ऑफ पंजाब के स्टैम्प होता है वहाँ पे हमारा पूरा ड्राफ्ट जो है डिज़ाइन होता है, जो भी हमारे बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द ट्रांजैक्शंस की, जो किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रही है फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट, कंपनी अकाउंट किस बेसिस पे आ रही हैं, वो सारी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन वहाँ पे मेंशन की होती हैं, और उसकी क्या क्या पैरामीटर्स डिसाइडेड हुए हैं, हमारे जो भी हमारी बिटिंग के अंदर डिसाइड होते हैं, फाइनल पॉइंट्स होते हैं, वो सारा उस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर पॉइंट आउट होता है बेसिकली। मतलब वो बेसिकली से एक स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट हुआ। एग्जैक्टली जो भी कोई कंपनी फॉर्मेशन नहीं होती, लोकल फॉर्म नहीं, लोकल फॉर्म कर देखिए यहाँ पे तो आप क्या है ना, आप कहते हैं मुझे 7 रुपये की लोकल फॉर्म भी बनानी है अपनी, और ये UK से अटैच हो डायरेक्टली, वी हैव नो इशू।
मतलब हम अगर फॉर एग्जांपल इस तरह बोलें, अब जैसे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का एक लॉ है जिसमें आपकी टैक्सेशन मिनिमम हो जाती है हाँ कि भाई एक कंपनी लोकल फॉर्म करके फिर सारी फंडिंग या जो भी हमारी आपस की ट्रांजैक्शन है उस कंपनी के थ्रू, ये आपके लिए पॉसिबिलिटी है इसमें। एग्जैक्टली। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास एक आइडिया भी है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके साथ उसके लिए भी आप फ्लेक्सिबिलिटी। मैं आइडिया पे नहीं करता, नंबर्स हो, मतलब ये बिजनेस एक्टिवेट हो, अच्छा, कुछ ना कुछ कमा रहा हो। अभी मैं आपको बताऊं तो ये मेरी एक आखिरी शीट है, यहाँ पे मैंने 4 दिन पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। एक और बंदा इस्लामाबाद का, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उससे मिलूंगा, तो उसने मुझे सिर्फ टेस्टिंग नंबर बताए हैं कि सर ये मेरे पास टेस्टिंग नंबर आ चुके हैं। मैंने सिर्फ उस बंदे का प्रोफाइल चेक किया और जो चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ, मेरी ओनरशिप है, प्लस जा रहा है माइनस जा रहा है, ये फिर अल्लाह ताला के अपने मामला होता है, लेकिन मेरे सामने हो कि होल चल के रहा है। नहीं कंपनी तो नहीं बनी हुई, एक सिर्फ एक आपके एक मार्केट का गैप है बेसिकली, जिसको फिर आइडिया बेस पे स्पीकिंग में ऐसे आपसे कहूँगी कि हाँ मैं करता हूँ, या सबके सामने मैं लाइक हीरो पानी कहूँ हाँ यार आप कर रहे हैं, आई मीन मैं आपसे कहूँ आइडिया बेस पे हम करते नहीं हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत स्टार्टअप बन चुका हो, डाटा मौजूद हो, उस पर हम मामला तो हेल्प आउट करते हैं, इवन के फंड रेज करने में भी करते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ओवरसीज क्लाइंट्स भी अटैच होते हैं सारा, तो वो लोग जो स्टार्टअप वाले होते हैं उनको मैं साथ इंजेक्ट भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्ट करवा दूँ उनको। आपने अपना जैसे पेंटा स्क्वाड के लिए आप अपने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग रेज कर रहे हैं एज अ ग्रुप ऑफ कंपनी ना, अपने एसेट्स को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो व्हाई नॉट कि आप स्टॉक एक्सचेंज जाएं, वहाँ से पैसा रेज कर लें, क्योंकि वहाँ पे तो आप बिलियन रुपीस भी रेज कर सकते हैं। आपका तो जस्ट अगर मैं बात करूँ $1 लाख, तो ये तो सिर्फ 28 मिलियन है। मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज अगर आपने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ ना, आपकी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जो कि अच्छा रेवेन्यू कमा भी रही हैं, लेकिन वो स्टॉक में रजिस्टर्ड नहीं होती। लेकिन वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ना, वो बहुत ही वो है कम्प्लेक्स किस्म का है। 1 साल का टाइम, 12 से 15 महीनों का टाइम फ्रेम है अगर आपने खुद को स्टॉक पे IPO करवाना है तो, और वो भी उस सूरत के अंदर अगर आपकी रिजेक्शन नहीं लगती। दूसरा जो ऑप्शन आई होप कि आपको इसका आइडिया हो, आप मुझे शायद बेहतर सजेशन भी दे सकें। दूसरी जो मुझे सजेशन दी गई थी वो ये थी कि आप कोई शेल कंपनी बाय कर लो, कि ऐसी कंपनी बाय कर लो जो कि डेड हो, आप उसका पैसा मर्ज करो और सारा करो। तो मुझे इवन के एक कंपनी की ऑफर भी हुई, तो मैंने एक थर्ड पार्टी ऑडिट को हायर किया और मैंने कहा यह कि मैंने एक बाय करनी है, तो मुझे इसका सारा बताओ क्या हिसाब किताब है। फिर उसने बताया यह कि मार्केट में जिस तरह की कंपनीज होती हैं इनमें डेट बहुत ज़्यादा होता है, इनके कागज साफ नहीं होते। तो आपने कभी शेल कंपनी की तरफ जाना नहीं है, आप न्यू की तरफ ही मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपको। जी। मेरा ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है और मेरा ताल्लुक गूगल करा देगा आपको, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो सेमिनार करके फंड रेज कर रहे हैं, अगर आप ये जो डेट कंपनी वाले आपको जो मतलब शेल कंपनी की जो बात हो रही है, इस मॉडल पे जाएंगे तो आप 2 बिलियन रुपीस भी रेज करेंगे। उससे 2 चीज़ों का फ़ायदा आपको पहुँच सकता है। पहला ये है कि आपकी जो मार्केट प्रेजेंस है और जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे, इवन इन पाकिस्तान, इवन इन UK। एंड सेकंड जो चीज़ है आपको इस तरह के सेमिनार्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना पैसा इनफ्लो हो जाएगा अगर आपके पास आपका बिजनेस मॉडल अगर ऑथेंटिक है और PSX के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। देन इससे पहले मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करना चाहूँगा। पहले हमारे साथ कुछ बैंक के लोगों ने रब्ता किया, बैंक के लोग भी इस तरह मॉडल पे आते हैं। उन्होंने कहा यार आपके ऐसे सारे UK के अंदर है, तो बैंक इस तरह के मॉडल को सपोर्ट नहीं करता, और कराची की ही टीम है। अभी लास्ट ईयर एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जरिया लिमिटेड, उनका पूरा मॉडल यही है जो आपका मॉडल है, सेम मॉडल पे जरिया लिमिटेड लिस्ट हुई है, लास्ट ईयर हुई है, और वो बहुत अच्छे पैसे बना रही है और इन्वेस्टर्स की भी बहुत अच्छे पैसे। जरिया लिमिटेड का बता सकते हैं किस मॉडल पे काम कर रही है? थोड़ा सा कमोडिटीज़ के ऊपर काम कर रही है वो। लोकल नहीं, इंटरनेशनल है और लोकल भी है उनका दोनों, बट उनका जो ज़्यादा फोकस है वो इंटरनेशनल है, जैसे आपका फोकस्ड है। वो प्योर कमोडिटीज़ पे काम कर रही है, आप ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर आप डिपेंड करती है किस तरह कंपनी मौजूद है। अदरवाइज मेरी जो बैंक डायरेक्टर थे बेसिकली, वो मेरी जो उनसे सीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपके एसेट्स वहाँ पे हैं और यहाँ पे जो बैंक है वो इस तरह की साइड पे नहीं आता। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा दूसरे जो आप बात कर रहे हैं IPO वाली, और आपने कहा कि लाइक गूगल विल इंट्रोड्यूस मी, तो मैं इंशाल्लाह हमजा या सुरेश आपने ज़रा इनसे कॉन्टैक्ट में रहना है। तो आई होप कि अगर आप इस मार्केट के साथ अटैच हैं और आप इसमें अच्छी तरह इंजेक्ट हैं और आप हमारे साथ अटैच होके या हमें इसमें अपनी कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो वी आर लाइक, हमें तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम तो आपके साथ अटैच होंगे इस मामला में लाजमी। तीसरा ये है कि जो सेशन कंडक्ट करने का जो मरकज़ है ना, जो मैंने बेसिक वजह जो मैंने इनिशियली बात की थी कि जो लास्ट पे रीज़न आएगी वो आएगी नेटवर्किंग। अगर ये आज सेशन होता ना तो और आपका और मेरा ये इंट्रोडक्शन होता,
मैं शायद यही समझता ये पाकिस्तान में IPO के लिए ना ये चीज़ है ही नहीं। अब आपने बताया कि मैं तो इस मार्केट का बंदा हूँ, तो इस सेशन के अंदर मुझे एक बंदा वो मिल गया जो कि इस मार्केट का प्लेयर है, जो कह रहा है कि यार मैं इस मार्केट को बड़ी देर से काम कर रहा हूँ, यार मेरे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है। सेम आगे पीछे के बंदे बैठे हैं जो कहते हैं मैं UK लॉ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये मेरी नेटवर्किंग है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये बंदे मेरे वो हैं जो कल को फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस मेरे बिजनेस के पिलर्स बनेंगे। ठीक है, बजाय मैंने इनके बाहर ऑफिस में जाके ढूंढना है, तो मेरे पास डायरेक्ट सोर्स के अंदर लोग आ चुके हैं जिन्होंने मेरी चीज़ें इनिशियल लेवल फेज में भी देख ली हैं और मेरी इनसे डिस्कशन भी हो गया है। तो एक कहीं ना कहीं पे आप कह लेंगे हल्का सा नरम सा रिलेशन तो बिल्ड हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह इसको डेवलप करने के लिए तो लाजमी वाई नॉट, अगर आप कहते हैं कि IPO के लिए आप करेंगे इसको मुकम्मल सारा और इस तरह के ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, अगर मौजूद हैं तो, क्योंकि जो बट द थिंग इज कि आपकी कंपनी PSX क्योंकि SEC की रेगुलेटेड कोड इदारा है, तो आपको उसके क्राइटेरिया में पूरा उतरना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखिए। नहीं, आपने होपफुली मेरा सारा बिजनेस मॉडल देख लिया होगा ना। हाँ, बट इसमें कुछ लेकिन है जो मुझे नज़र आ रही है फॉर लोकल। अगर हम बात करें, मैंने अभी SECP पे आपको एक्सप्लोर किया है, उस पर आपकी जो फाइलिंग है, क्योंकि ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी अभी बनी है, बट जो पेंटा स्क्वाड है वो 2021 से रजिस्टर्ड है। ग्रुप ऑफ, जी बिल्कुल। तो ये दो डिफरेंस हैं। आप बात करें ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि PSX को मिनिमम 5 साल पुरानी कंपनी चाहिए विद प्रॉफिट्स। आगे मेरी पेंटा स्क्वाड USA में रजिस्टर्ड फ्रॉम 2021, क्या ये उसको एक्सेप्ट कर लेगी? हाँ, मैं ये कह रहा उसके नंबर्स को, उसकी ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। आपकी कंपनी मिनिमम 3 साल से जो है ना प्रॉफिट्स में होनी चाहिए। क्या आपकी पेंटा स्क्वाड 3 साल से प्रॉफिट में? अगर ये LSE की रिपोर्ट्स को मानेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट्स मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल मान। लेकिन उसके लिए फिर शर्त ये होगी इनकी कि पेरेंट कंपनी भी यहाँ पर रजिस्टर करवानी पड़ेगी। नहीं, आपकी ऑलरेडी पेंटा स्क्वाड रजिस्टर्ड है ना? रजिस्टर्ड तो है। ग्रुप ऑफ कंपनीज आपने अभी रजिस्टर्ड की 2025 में। होल्डिंग कंपनी, तो फिर मुझे यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा ना, मुझे USA वाली को अटैच करना पड़ेगा। मैं आप सर्च कर रहा हूँ। आपकी 2 कंपनीज है जो SECP पे रजिस्टर्ड आ रही हैं। क्या? पहली कंपनी पेंटा स्क्वाड जो 2021 में रजिस्टर्ड हुई है, और दूसरी कंपनी आपने 2025 में रजिस्टर्ड की है पेंटा स्क्वाड ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो होल्डिंग कंपनी बना रहे हैं। तो मेन जो आपका प्रॉफिट्स है वो पेंटा स्क्वाड में है या ग्रुप ऑफ कंपनीज में है? पेंटा स्क्वाड में है। हाँ, और 3 साल से वो प्रॉफिट में खड़ी हुई है आपकी कंपनी। प्रॉफिट में है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है IPO करने के लिए और वहाँ से फंड रेज करने के लिए? अगर तो आप ये प्रोसेस बता रहे हैं कितना स्मूथ है, क्योंकि मैंने अपने एंड पे 2 से 3 जगह वर्किंग की और ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज पर रूल मैंने चाइना में मैं बाई करता हूँ और मैं UK में सेल करता हूँ। आपने देख लिया ना, अलीबाबा से मैंने बाई किया, मैंने UK में सेल किया। अब एज पर पाकिस्तानी लॉ अगर मैंने चाइना में पेमेंट करनी है तो मुझे पहले स्टॉक पाकिस्तान में शिप करवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल जो है बेसिकली वो पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेड हो रहा हो, आपका अगर मैं पेमेंट कर दूं यहाँ से ऑनलाइन LC ओपन किए बगैर, LC ओपन करके, और मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे लैंड ना हो, डायरेक्ट UK में सेल हो रही है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बिजनेस मॉडल है, आपके फाइनेंशियल जो है वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। आपने जैसे अपने एक ऑडिटर्स को भी हायर किया हुआ है, तो कोई ऐसे अगर तो हम ये बता रहे हैं इतना स्मूथ मॉडल है IPO पे जाने के लिए, ये जो मॉडल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो देन वी हैव नो इशू। मेरी टीम, मैंने उसको पहले ऑलरेडी कहा जी आपसे कनेक्ट होने के लिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपका बिजनेस मॉडल भी मैंने देखा है, ये पूरा मैच करता है जो कि जरिया लिमिटेड अभी आई है और इन्होंने 1.2 बिलियन रुपीज़ जो है रेस किया है। एग्जैक्टली। और सेम मॉडल जो आप बात कर रहे हैं कि उनका एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं वो उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो इतना स्मूथ प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं, मैं अगेन ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको ना, जब हम प्राइवेट बैठेंगे, आप वो PSX बड़ी अच्छी अच्छी फर्म्स हैं। आप PSX की वेबसाइट पर जाएं, PSX खुद इतना ईगरली जो है लोगों को ढूंढ रहा है कि वो प्राइवेट कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज करें। वो तो आजकल मार्केट काफ़ी ऊपर है। वैसे आप इसके बाद मार्केट इतनी ऊपर थोड़ा सा है। इसको क्लैरिफाई कर दूं, PSX में लिस्ट होने के लिए पहले आपके यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मौजूद होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, ऑपरेटिंग सिंस नंबर ऑफ ईयर्स, जिसके फाइनेंशियल्स आप उसके टैक्स रिटर्न हो, उसके बाद एक वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम के बाद आप पब्लिक जा सकते हैं। आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है प्राइवेट, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप नहीं कर सकते। है, वो कह रहे थे कि मैंने चेक किया, पेंटा स्क्वाड रजिस्टर्ड है, और मतलब ये जो एक तो- प्रोसेस आप बता रहे हैं स्मूथ है, और मैं इसको लाइक सही तरह से जल्दी वहाँ पे लिस्ट हो सकती है, और जो आपका मेन एम है वहाँ से भी इजीली अचीव हो सकता है। सेमिनार में भी जरूरत नहीं, सेमिनार में करता रहूँगा। मतलब पेंटा ये तो मैं स्क्वाड अगर करूँगा। आपकी एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है तो फिर आपकी एक सर्टेन या- एक कंडीशन पूरी हो जाती है। बाकी सेमिनार में करता रहूँगा, ये तो मैं करता रहता हूँ। ये मेरे साथ इस तरह की लिंकेज वो अच्छी वो लाइक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। ये तो मेरा हर महीने 2 महीने बाद कहीं ना कहीं भी होता है। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन ऐसे ही है, है। तो हम लोग जब बाहर अमेज़ोन पे इतना पैसा लगा रहे हैं और वो भी सिर्फ एक ई-कॉमर्स ऑनलाइन है, सही, आपके हैंड इन रियलिटी कुछ नहीं है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, फायर वॉल्स लगती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप एक्सेस ही नहीं कर पाते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से वो स्टक हो गई हमने बेसिकली। बाय द वे इस तरह के बैकअप बना के रखे होते सर हैं। ये पाकिस्तान है,
एक एग्जांपल है, सही इंटरनेट है। बंद हो गया, मैं स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकता, सही है। पूरे पाकिस्तान में बैन लग गया, जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग वाला सीन हो गया था एक दफा। सही है। तो ऑलरेडी 3 से 4 बच्चे मेरे यूके के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारे 2 वेव हैं, ठीक है। देखो अब सारा बिजनेस हम बंद नहीं होने देंगे। सही है कि हम जो है 30 लाख रुपए यहाँ लगाने से अच्छा हम यहीं कोई ब्रांड प्रमोट करें, उसको बनाएं। तो आपने मार्केटिंग की बात करी, वही पैसा अगर हम 30 लाख रुपए यहाँ लगाएं तो हम उस 6-7 महीने में उस ब्रांड को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, जिसकी कोई रियलिटी भी नहीं है। इन अभी मार्केट की बात कर रहा हूँ, अभी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, लास्ट 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा। अभी कंपटीशन भी बहुत है, तो जाहिर सी बात है आपको ग्रोथ में भी टाइम लगेगा। तो हम अगर उस मॉड्यूल पे काम करें अगर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्कोप तो है बेसिकली। तो हम वाई अमेज़ॉन, वाई वॉलमार्ट हो गया या दूसरी कंपनी से, वाई हम उस तरफ क्यों जा रहे हैं? हम अपने मुल्क के अंदर अपना ही ब्रांड क्रिएट करके उसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट जो भी है लेकर उसको एक बिल्डअप करके, ताकि कल को इन द एंड आपके हाथ में आपका ब्रांड तो हो, मानते हो कि यार ये मेरी चीज़ है, मेरी आंखों के सामने है। सबसे पहले ना हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो बिजनेस है ना, ये बाउंड्रीज के अंदर ही रह चुका। जब से इंटरनेट और आपके पास लैपटॉप आया है, ये बॉर्डर्स एरियाज में आइडेंटिफाई नहीं होते। हाँ, आपके अंदर इमोशंस हैं यार कि वही बिजनेस मेरा पाकिस्तान में होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी मार्केट ऊपर जाए या पाकिस्तान के अंदर ब्रांड इंट्रोड्यूस हो, यहाँ का मामला चले। एग्जैक्टली, अगर मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर हम आज अमेज़ोन की बात कर रहे हैं, ये अमेज़ोन का मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट चाइना से लेकर मैं वहाँ पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन बैकएंड पे मैं कार्डजा भी बना रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। ये जो मेरा स्टार्टअप है कार्डजा B2C, ये दराज जैसा बेसिकली। ठीक है, तो सर इसके लिए तो हैं बेसिकली चाइकॉन सर्च पे आपके बिल्कुल सामने वो B2B का B2B है ना, आप B2C बना रहे हैं। हम B2C बना रहे हैं। अभी ये कितना डेवलप हो गया? अभी ये दिसंबर का इंशाल्लाह हमारा लॉन्च करने का प्रोग्राम है, दिसंबर तक मैक्सिमम इंशाल्लाह हमारा मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मार्केटिंग जो हाइप आपने क्रिएट करी है, वो अभी तक तो जैसे दिसंबर में अगर लॉन्च होना है, तो मेरे हिसाब से मैंने इसकी मार्केटिंग डिफरेंट रखेंगे ना, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लाइक क्योंकि हमने देखी भी नहीं है। और तो ये तो हम चाह रहे हैं। और 2 महीने पहले अगर आप आपने वो देखा वो पार्टी हो रही है वाली में, सर मैं आपको मार्केट स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ठीक है, सही, प्रॉपर एक मार्केट वो स्ट्रेटजी एक रात में हुई ना, वो एक रात में उसने इतनी हाइप क्रिएट तो की। यू हैव द लाइक कोर एलिमेंट्स, आपकी प्रोडक्ट किस तरह के होने चाहिए, आपको पता है मैंने किस तरह की मार्केटिंग करनी है। सर अब आप इतना बड़ा देखें, कार्ट राज है जो भी आप नहीं, मेरे जो अब initial- इसका कोई नादिया तो आगे प्रमोट नहीं करेगी ना, सीधी सी सिटीज बात तो है। मेरे पास लाहौर और कराची को मैंने रखा हुआ पहले। आप अपने प्रोडक्ट को कितने अरसे में मतलब समझ रहे हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट मैच्योर हो जाएगा और एक एक्टिव प्लेटफॉर्म बनेगा एज कम्पेयर टू जैसे ChatGPT आया है? 2026, हाँ, मिड ऑफ 2026 के अंदर 2026, या यानी 1 साल में आप कह रहे हैं कि Exactly, मेरा maximum. ये प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली है मार्केट लेवल का। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर मेरे पास कोई पर्सन ये आता ना कहने के लिए, लेट्स सपोज मैं MVP, मेरे पास आइडिया है, मैंने डेवलपमेंट की हुई है, लेकिन मेरे पास सेल्स नहीं है, मैं उसको ना अपने एंड पे, मेरा अपना माइंडसेट, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं उसको बड़ा रेड मार्क दे देता हूँ। क्योंकि एज अ फाउंडर अगर आप अपने बिजनेस के लिए खुद सेल लेके नहीं आ सकते और वेट करोगे मेरे पास फंडिंग आएगी तो सेल आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सोचूं मेरा क्लस्टर बिकेगा तो ही मैं अपने स्टार्टअप लॉन्च करूंगा, अगर लेट्स सपोज नहीं बिकता तो क्या मैं मुझे लॉन्च नहीं करना चाहिए? तो एज अ फाउंडर पे मैं फेल हो चुका हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे जैसे मर्जी करके मैनेज करना है, मैं अपने स्टार्टअप को नहीं रोक सकता। वो पीछे हमजा खड़ा ही नोवेल कि मैंने बैकएंड पे अभी वो प्लानिंग की, अभी तो क्लस्टर भेज रहा हूँ ना, लेकिन बैकएंड पे मैंने कौन से दरवाजे खोल के रखे हैं अपने पास, और वो कहते हैं कि ये तो अभी तो आने दो, मैं उसका हम वेट नहीं करेंगे, आने दो, ये हमने करना है। तो एज अ फाउंडर क्या होता है कि आपने बेचना शुरू कर देना है। आपके पास ना ऑनेस्टली स्पीकिंग सेल आपके पास आ जाएगी ना, नंबर्स आपके पास होंगे और आपकी इंटेंशन साफ होगी, आपको लोग मिल जाएंगे। तो हमने जो टाइड का अकाउंट है, यूके का जो टाइड अकाउंट बना के रखा हुआ है, वो बेसिकली मैंने बी पार्टनर के नाम पे बना कर रखा हुआ है। मैं उनको बस ये कहता हूँ ये इनवॉइसेस है, अलीबाबा ये पे कर दो ऑनलाइन, आप APIs को अटैच कर दें, डाटा ऑटोमेशन पे वहाँ पे आपका अपडेट होता रहे। जो आपका इंटरनेट पोर्टल है वो बेसिकली अमेज़न से कनेक्ट है या? सारी प्रोडक्ट्स नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमने ना वो डिवाइड किए हुए हैं, सारा बिजनेस एक ही अकाउंट पे रन नहीं करे होते, क्योंकि यूके में टैक्स का भी है ना, 90,000 पाउंड से ऊपर जा रहा हो तो फिर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो उससे आप शायद आइडिया हो जाए आपको, तो हमने अपनी वो रेवेन्यू वाइज भी चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। उसके अलावा कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब की आप किस तरह करते हैं? अच्छा, जब हमारा इस तरह का ना लाइक लीड हमारे पास इंटरेस्टेड आती है, हम उसे प्रॉपर सारी डिटेल्स एक शीट बना के देते हैं जिसे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, वो उसके पास जाती हैं। तीसरा क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेजोन सेलर डैशबोर्ड इज़ वन थिंग। आप में से जो लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट्स आपने किसी ब्रांड की या लिस्टिंग की निकालनी हो ना, तो एक टूल है हीलियम, जनरल स्काउट, ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं।
आप वहाँ पे जाके किसी भी प्रोडक्ट का जो एसल होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वहाँ पुट करते हैं। वो जब से वो प्रोडक्ट या वो ब्रांड पैदा हुआ ना अमेज़ॉन से, वो बेशक हज़ारों करोड़ पे चला हो, लेकिन वो वहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड उसकी रिपोर्ट्स बना के दे देगा। हम अपनी रिपोर्ट के अंदर थर्ड पार्टी टूल्स की रिपोर्ट्स बना के देते हैं और उसके ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस कि मेरी एफबी कॉस्ट क्या आ रही है, मेरा बैड कितना आ रहा है, या मेरी ऑपरेशन कॉस्ट क्या आती है, और लास्ट पे मेरे पास नेट क्या बचता है, उस नेट की बेस पे मेरी कंपनी की ये वैल्यूएशन है और इसमें इतने % आप इक्विटी लो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज मैंने फॉर एग्जांपल आपकी किसी कंपनी में इक्विटी ली, उसकी क्या गारंटी है कि अगले साल भी उस कंपनी का वही परफॉर्मेंस होगी, वही इसका प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और मैं उस टाइम एग्जिट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं आपसे बोलूँगा भाई मुझे अब एग्जिट करना है, तो किस तरह वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा, मतलब एक तो मेरी गारंटी बेसिकली ये है कि भाई मैंने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मेरी उसमें कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो मैं टोटली आप पे डिपेंडेंट हूँ कि आप उसको किस तरह चला रहे हैं, उसकी सेल्स देख रहे हैं, सब कुछ करें। उसकी क्या गारंटी है कल को 1 साल बाद 2 साल बाद उस कंपनी की वही परफॉर्मेंस रहेगी या नहीं रहेगी? जैसे मैंने इनिशियली डिस्कशन में कहा था कि हम रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम कंट्रोल या मिनिमम कर सकते हैं। उसको मिनिमम करने के लिए जो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हमने इनिशियली सारे अडॉप्ट कर लिए हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि लेट्स सपोज हम वर्स्ट सिनेरियो के अंदर जाते हैं, उसमें ए ऑप्शन ये है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो उसमें आपका नहीं जा रहा है, उसमें मेरा भी जा रहा है, क्योंकि मैंने 100% आपको सेल नहीं किया होगा, आपने मुझसे 30, 40, 50% लिया होगा, बाकी इक्विटी मेरे पास भी मौजूद है, वो मेरा भी एक वो वरी वाला एलिमेंट है। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट लेवल का बिजनेस मॉडल है ना, ये ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है कि लाइक एक्सपोनेंशियल ग्राफ में बने कि एक ही रात के अंदर ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक ही रात के बाद ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसका खुदा ना खासा डाउनफॉल भी होता है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास 200 यूनिट्स सेल होते हैं पर मंथ, तो इसका डाउनफॉल भी उस तरह नीचे आ रहा होता है, लाइक अब 180 पे आ गया, 160 पे आ गया, तो हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे बैठी होती है जो एनालिसिस कर रही होती है कि हमने इसको ओवरकम किस तरह करना है। अब उसमें डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं ना, लाइक ये माइक है, मैंने माइक लॉन्च किया है, माइक की सेल्स जो 1 साल पहले आ रही थी 2 साल वैसे सेल्स रही हैं और हम दोनों की बेटी है, तो टीम कहती है कि 200 यूनिट से ये 150 पे आ चुका है, तो 50 यूनिट्स हमारा है प्रॉफिट ही कम हो रहा है, तो ये कल को माइनस में भी जा सकता है। तो हम एनालिसिस क्या करते हैं कि माइक की रिप्लेसमेंट कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ गया मार्केट के अंदर, क्या पता डिज़ाइन चेंज हो गया हो कि डिजिटल माइक आ चुकी हो, तो हमारी ब्रांड नेम के साथ ही हम नीचे डिजिटल माइक लॉन्च कर देंगे। जिस तरह आप देखते हो आईफोन तो एक ब्रांड नेम है, हर साल एक नया वर्जन लेके आ रहा है, ऊपर ब्रांड नेम तो वही है, उसकी वैल्यू तो वही बनी हुई है, नीचे क्या करते हैं आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर उस तरह के फीचर्स ऐड कर देते हैं जो कि मार्केट के अंदर ट्रेंड में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हम में से जो भी बैठे हुए सारे, हो सकता है कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा स्टार्टअप मतलब जिसने शुरू कर दिया हो, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो है मतलब उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं लिया है, यानी कि मार्केट में इन नहीं हुए, तो अगर वो आपको मिसाल के तौर पे एज ए इन्वेस्टर इन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है, आप मतलब क्या एक रिक्वायरमेंट है, तो उसको ज़रा बता दें। मैं आपको इनिशियली मैंने बता दिया था, मैं फाउंडर चेक करता हूँ हमेशा, स्पार्क, सेकंड बिजनेस में ओनरशिप होनी चाहिए मेरी, तीसरा बिजनेस के अंदर कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो आइडिया बेस पे। आई थिंक आपसे पहले पीछे बाहर भी जी आइडिया बेस की बात नहीं कर रहा, मतलब उसने स्टार्टअप ले लिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसका रेडी है, ठीक है, मॉडल उसका रेडी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से मार्केट में इन नहीं हुआ, सेल्स नहीं है ना, यस एक जस्ट उसको हम प्रेफर नहीं करते, उसको नहीं कर सकते, उसको नहीं करते, उन्हें स्पीकिंग में प्रेफर नहीं करते। सेल्स होनी चाहिए, एक सेल क्यों ना हो, हमें आइडिया होता है, मतलब थोड़े नंबर ऑफ सेल्स हो ना, आइडिया होता है अच्छा ये इतने नंबर ऑफ सेल मौजूद हैं, मतलब कि बिका जा सकता है। स्केल अप कैसे करना है, फिर वो आप अपने अपनी ऑलरेडी उस पर वैल्यू ऐड करते हो, ये वो तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस है ना, कि वो पाकिस्तानी बेस्ड है, उसकी ऑडियंस मार्केट साइज़ कितना है, उस मार्केट साइज़ के कितने प्लेयर्स बैठे हैं, ये वाला प्लेयर कौन सा है, वो सारा एनालिसिस करने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे। ऐसे रफली नहीं कह सकते है कि लेट्स जिस तरह मैं दराज में ओपनली बात करता हूँ ना कि $5.6 बिलियन की मार्केट है, 2-3 प्लेयर्स हैं, तो इतना चंक निकल आएगा, तो मार्केट साइज़ को देखते हुए आप किस स्पेस के अंदर उस स्पेस पर निकलते हैं वैल्यूएशन। आई होप कि अभी 8:45 तकरीबन हो चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, तो अगर तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं, जो लोग वैसे ही बैठना चाह रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं तो उससे हम सेपरेट डिस्कशन कर रहे हैं।